नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी नागर और आप देख रहे हैं DNG न्यूज। चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। आज के समय में हड्डी में रोग होना आम बात है। अब रोगों की पहचान कैसे हो और इनका उपचार एवं इससे संबंधित बीमारियों का बचाव क्या है, इस सब की जानकारी के लिए हमने बात की गोपी कृष्ण हॉस्पिटल के डॉक्टर प्रवीण गोयल से। देखिए उनसे की गई यह खास बातचीत। हड्डी रोग जिनमें कि हमारी हड्डियां प्रभावित होती हैं, उनकी संरचना, उनकी बनावट भी प्रभावित होती है और ये रोग कई बार बढ़ती उम्र के साथ भी होते हैं और छोटे बच्चों में भी हड्डी रोग पाए जाते हैं। तो हड्डी रोगों पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवीण गोयल जी। आइए सर से करेंगे बातचीत। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत DNG न्यूज चैनल में। नमस्ते जी। थैंक यू सर। ऑस्टियोपोरोसिस क्या बीमारी है और किस तरीके के इसके लक्षण होते हैं और कौन कौन से लोग इसकी चपेट में आ सकते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस एक वो बीमारी है जिसमें हमारी हड्डियां खोखली हो जाती हैं। किसी भी बीमारी को हम बीमारी तब कहते हैं जब वो एक फाइनल उसकी डायग्नोसिस बन जाए। तो ऑस्टियोपोरोसिस की डायग्नोसिस बनाने के लिए हमको एक जांच करानी पड़ती है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं BMD DEXA स्कैन, यानी कि बोन मिनरल डेंसिटी। तो हम पेशेंट की बोन मिनरल डेंसिटी कराते हैं और उस रिपोर्ट के आधार पर हम कहते हैं कि पेशेंट को ऑस्टियोपोरोसिस है या नहीं। बहुत ही लेमन टर्म्स में उसमें ऑस्टियोपोरोसिस में एक फाइनल रिपोर्ट में एक चीज होती है जिसको बोलते हैं Z स्कोर। तो Z स्कोर अगर हमारा -1 से -2 के बीच में आया तो उसको बोलेंगे ऑस्टियोपीनिया, और अगर हमारा Z स्कोर -2 से ऊपर चला गया तो हम उसको बोलेंगे ऑस्टियोपोरोसिस। यानी कि ऑस्टियोपीनिया ऑस्टियोपोरोसिस के पहले वाली स्थिति है। जब ऑस्टियोपीनिया से हालत बदतर हो गई तो हम उसको ऑस्टियोपोरोसिस बोल रहे हैं। ऑस्टियोपोरोसिस में हमारी जो हड्डी है वो बिल्कुल खोखली हो जाती है। अब हड्डी खोखली हो जाएंगी तो उसके लक्षण क्या होंगे? हड्डियों में दर्द होगा, हड्डियों के ऊपर जो मांसपेशियां होती हैं, मांसपेशियों में खिंचाव जल्दी आ जाएगा, मांसपेशियों के दर्द रहेंगे, थकावट बहुत जल्दी हो जाएगी, और इन सबसे ऊपर सबसे जो खतरनाक है, ऑस्टियोपोरोसिस होने के बाद हमारे फ्रैक्चर की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो ऑस्टियोपोरोसिस एक उम्र वाली बीमारी है, मतलब एक पर्टिकुलर उम्र के बाद ही ऑस्टियोपोरोसिस होता है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि 50 के बाद ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है तो इसका यह मतलब नहीं है कि 50 के पहले ऑस्टियोपोरोसिस हो नहीं सकता। जो लोग पहले से ही अच्छा खान पीन रख रहे हैं, कसरत कर रहे हैं, धूप में रह रहे हैं, विटामिन D कैल्शियम का सेवन कर रहे हैं, लंबा चल फिर रहे हैं, उनको ऑस्टियोपोरोसिस होगा, लेकिन एक एज के ज्यादा एज के बाद होगा। हो सकता है 60 के बाद हो सकता है 65 के बाद हो। ऑस्टियोपोरोसिस होगा लेकिन उसके लक्षण कम हो सकते हैं। इसी का उल्टा ले लें कि कोई जवान व्यक्ति है, 40, 45, 50 साल का व्यक्ति है, लेकिन उसने शुरुआत से अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखा, कभी कैल्शियम विटामिन नहीं लिया, वजन बढ़ गया उनका, तो उसमें ऑस्टियोपोरोसिस जल्दी हो जाएगा। तो फ्रैक्चर होने की संभावना एक सबसे ज्यादा बड़ा खतरा है ऑस्टियोपोरोसिस का। ऑस्टियोपोरोसिस से होने वाले जो फ्रैक्चर्स हैं वो 3 जगह के मेन होते हैं। एक होता है रिस्ट का फ्रैक्चर जिसे कोलिस फ्रैक्चर बोलते हैं, एक होता है कूल्हे का फ्रैक्चर जिसमें ऑपरेशन करना पड़ता है, और तीसरा होता है रीढ़ की हड्डी का फ्रैक्चर, वर्टेब्रल कोलैप्स फ्रैक्चर। जी सर, जैसे कि अभी आपने बताया ऑस्टियोपीनिया, ये ऑस्टियोपोरोसिस से पहले होने वाली एक बीमारी है, उसके बाद में ऑस्टियोपोरोसिस बन जाता है। तो इसको किसी तरह रोका जा सकता है, या जब इसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं बॉडी में तो क्या इसका उपचार करके ऑस्टियोपोरोसिस होने से रोका जा सकता है? जी, तो कुछ चीजें हैं जो कॉमन भाषा में सभी लोगों को मालूम है कि हम कैल्शियम लें, विटामिन D लें। ये तो एक बहुत ही प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट हो गया ऑस्टियोपोरोसिस का। लेकिन अगर एक बार ऑस्टियोपोरोसिस हो गया तो हमको डर है कि पेशेंट के फ्रैक्चर्स ना हो जाएं, तो हम उनको कुछ और ट्रीटमेंट देते हैं। जैसे कि एक हार्मोन होता है जिसको बोलते हैं पैराथायराइड हार्मोन, तो उसकी एक कमर्शियल नेम है टेरीपेराटाइड। तो हम पेशेंट को सबक्यूटेनियस इंजेक्शन लगवाते हैं टेरीपेराटाइड के। उसके साथ साथ में कुछ और दवाइयां आती हैं जो हफ्ते में या 14 दिन में एक बार दी जाती हैं, जिनका कमर्शियल नेम है रिजोफॉस या ऑस्टियोफॉस। फिर नाक के द्वारा एक दवाई सुंघाई जाती है रोजाना, वो कैल्सिटोनिन का हार्मोन है। ये सब चीजें मैं आपके टीवी के माध्यम से बता रहा हूं, लेकिन ये आप अपने आप नहीं ले सकते, ये विदाउट डॉक्टरी सलाह के नहीं ली जा सकती। कैल्शियम और विटामिन D तो आप ओवर द काउंटर ड्रग्स हैं, कहीं से भी आप जाके ले सकते हैं, लेकिन ये 3-4 जो दवाइयां बताई मैंने, इंजेक्शन बताए, ये तो आपको डॉक्टर की सलाह पे ही लेने पड़ेंगे। और ये इंजेक्शन थोड़े महंगे भी होते हैं।
एक महीने का कोर्स अगर हम टेरीपेराटाइड का करेंगे तो 4 से 4,500 रुपए का पड़ता है, और लगभग 3 से 6 महीने का रिकमेंडेड कोर्स होता है। फिर एक इंजेक्शन जो अभी हाल फिलहाल में ही आया है जिसको बोलते हैं डेन्यूरिल, वो एक 6 महीने में एक बार इंजेक्शन लगता है। तो ये सारी वो इलाज हैं जो हम ऑस्टियोपोरोसिस के लिए दिए जाते हैं। अब ऑस्टियोपीनिया के आपने इलाज के लिए पूछा, तो ऑस्टियोपीनिया ऑस्टियोपोरोसिस से पहले वाली स्थिति है। तो ऑस्टियोपीनिया ऑस्टियोपोरोसिस में कन्वर्ट ना हो, यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस तक ना पहुंचे, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो ऑस्टियोपीनिया के लिए हमको जो मैंने आप पहले चीजें बताई, कैल्शियम रेगुलर लें, विटामिन डी हफ्ते में एक बार, और इसका 3 महीने का कोर्स होता है डिपेंडिंग अपॉन द विटामिन डी लेवल्स। फिर रोजाना सुबह की धूप में टहलें, खाना पीना अच्छा रखें, हम वो खाना पीना खाएं जिसमें कैल्शियम नेचुरली प्रेजेंट हो, जैसे कि दूध हो गया, दही हो गया, पनीर हो गया, हरी सब्जियां हो गई। जी जी सर, कैंसर लगभग एक ऐसी बीमारी है जो शरीर के हर भाग हर हिस्से में हो जाता है, तो क्या हड्डियों में भी कैंसर होता है, और ये कितना खतरनाक होता है उन व्यक्तियों के लिए जिनको ये हो जाए? जी, तो कैंसर एक खतरनाक बीमारी है। जिस प्रकार से हर जगह के कैंसर होते हैं, हड्डियों में भी कैंसर होता है। आपको ये मालूम ही होगा, कैंसर 2 प्रकार के होते हैं, एक ना फैलने वाला और एक फैलने वाला। जो ना फैलने वाला होता है उसको बोलते हैं बिनाइन। बिनाइन कैंसर का मतलब है कि जो उसी जगह पर मतलब एक लोकलाइज्ड एरिया में कैंसर है, तो वो बेसिकली कैंसर नहीं होता, वो उसको हम ट्यूमर की भाषा में कह सकते हैं। तो जैसे अगर हम हड्डी के हिसाब से बोलें तो एक बहुत ही कॉमन ट्यूमर है जिसको बोलते हैं ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा। उसमें एक छोटी सी गांठ निकल आती है हड्डी के किसी हिस्से में। और अगर हम एक मेटास्टैटिक कैंसर की बात करें, वो वाला कैंसर जो फैलता है, तो एक एग्जाम्पल है ऑस्टियोसार्कोमा। बहुत अलग अलग प्रकार के कैंसर्स होते हैं, मैंने सिर्फ 2 नाम लिए हैं, ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा जो बिनाइन हो गया, और एक ऑस्टियोसार्कोमा जो कि एक मलिग्नेंट फ्यूमिगेटिंग कैंसर है। तो अगर जैसे कहीं किसी व्यक्ति को ऑस्टियोसार्कोमा है तो फिर वो ऑपरेशन ही करना पड़ता है उसमें, और कभी कभी जैसे अगर मान लीजिए वो हाथ की किसी हड्डी में हो गया तो वो उस हिस्से को निकालना पड़ता है। जी सर, जैसे कि अभी आपने बताया, तो ऐसा भी कोई हड्डी का कैंसर होता है जिसमें पस इत्यादि हड्डियों में भर जाता है? क्या इस तरह का भी कोई कैंसर होता है, और क्या उसका इलाज संभव है? तो जो पस आप बात कर रहे हैं, पस कैंसर में नहीं भरता। पस तो हो गया इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन, हड्डियों का इन्फेक्शन अलग है, उसको हड्डियों के इन्फेक्शन को बोलते हैं ऑस्टियोमाइलाइटिस। तो ऑस्टियोमाइलाइटिस भी 2 प्रकार की होती है, अक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस और क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस। अक्यूट यानी कि हाल फिलहाल में ही हुई है वो इन्फेक्शन, क्रॉनिक जो लंबे टाइम से चला आ रहा है। तो हड्डियों के इन्फेक्शन में एक बड़ी खास बात होती है, जैसे मान लीजिए सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन हो गया, या कोई शरीर के किसी अंग में इन्फेक्शन हो गया, तो वो इन्फेक्शन जो जनरल सर्जन है या जो भी इस चीज के डॉक्टर हैं वो उसको इलाज करेंगे, और वो इलाज से ठीक हो गया तो फिर वो परमानेंटली ठीक हो जाता है। लेकिन जो हड्डियों का जो पस होता है, हड्डियों का जो क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस होती है, वो पेशेंट को बहुत परेशान करती है। वो आज मान लीजिए हुआ, आपने उसको ठीक किया, दवाइयां दी, जो भी आपको छोटा ऑपरेशन बड़ा ऑपरेशन करना था वो आपने किया, ठीक हो गया, लेकिन फिर भी डॉक्टर कभी भी 100% गारंटी से नहीं पेशेंट को कह पाता है कि अब आप 100% ठीक हो। ऐसा संभव है कि 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद दोबारा से उस जगह से या किसी और जगह से दोबारा से पस निकलना शुरू हो जाए। तो क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस एक डिफिकल्ट बीमारी है ट्रीट करने के लिए। तो पस कैंसर में नहीं होता, उसको ऑस्टियोमाइलाइटिस बोलते हैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक चीज और है, कई बार ऐसा होता है कि हड्डी रोग से कोई व्यक्ति ग्रसित है, परेशान है, लेकिन कई बार लक्षण उसे समझ में नहीं आते कि हमें ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं। तो शुरुआती कोई लक्षण ऐसे होते हैं जिससे व्यक्ति ये समझ पाए कि हमें हड्डियों से संबंधित बीमारी है? जी, तो अब ये अलग अलग शरीर पूरा स्केलेटन है, 206 हड्डियां हैं, हर एक हड्डी में, जैसे मान लीजिए रीढ़ की हड्डी है, तो रीढ़ की हड्डी में अगर कोई दिक्कत है तो उसमें क्या होगा, रीढ़ की हड्डी यूजुअली कभी कभी बढ़ जाती है, और वो जो रीढ़ की हड्डी में नसें प्रेजेंट होती हैं उन नसों को दबाने लगती है। तो उन नसों के दबाव के कारण पैरों में झंझनाहट हो सकती है, सुन्नपन हो सकता है, पैरों में वीकनेस आ सकती है। तो अगर ऐसी चीज है तो ये रीढ़ की हड्डी की दिक्कत है। इसी प्रकार से कभी कभी कुछ यंग लड़के होते हैं जो बॉडी बिल्डिंग वगैरह करते हैं, तो बॉडी बिल्डिंग करते हैं और किसी व्यक्ति की सलाह पर वो कोई पाउडर वगैरह लेना शुरू कर देते हैं, तो कुछ दिनों के बाद उनको कूल्हे में दर्द शुरू हो जाता है, या वो पालती मार के नहीं बैठ पाते।
तो उनको समझ में नहीं आता कि ये क्यों हो रहा है। तो इसका कारण है कि स्टीरॉयड उन पाउडर वगैरह में कभी कभी मिला होता है, और स्टीरॉयड की मात्रा शरीर में अधिक हो जाने की वजह से उनके कूल्हे खराब हो जाते हैं। उसको एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप एवियन। तो वो हिप एवियन हो जाता है, जिसकी वजह से वो उनको कूल्हे में दर्द होना शुरू हो जाता है, पालती मार के नहीं बैठ पाते। तो अलग अलग हड्डी की दिक्कतों में अलग अलग लक्षण होते हैं। अगर आपको कुछ भी ऐसा लगे तो आप डॉक्टर को सलाह लें। ठीक है सर, लास्ट में बस यही बात कि जो लोग चाहते हैं कि हमें मतलब लंबा हम चलें, जैसे अभी आपने बताया हमारे शरीर में 206 हड्डियां होती हैं, हमारी हड्डियां स्वस्थ रहें और समय से पहले हमें हड्डी संबंधित कोई रोग ना हो जिसके लिए हमें डॉक्टर के पास जाना पड़े, तो उसके लिए सर क्या करना चाहिए? क्योंकि कहते हैं ना क्योर इज बेटर देन ट्रीटमेंट, तो सर इसलिए क्योर बताइए सर। तो जैसे कि मतलब आपका प्रश्न ये है कि वो चीजें बताई जाएं जिससे कि पेशेंट को बीमारी ही ना हो, मतलब प्रिवेंशन हो जाए। तो एक तो नियमित एक्सरसाइज करें। आप 15 मिनट्स 20 मिनट्स आधा घंटा एक्सरसाइज कर लेंगे, आई थिंक दैट इज मोर देन इनफ। एक्सरसाइज कर लें शाम को, दोपहर को, जब आपको टाइम मिले। सुबह अगर आप थोड़ा मॉर्निंग वॉक कर सके, वेरी गुड। खाना पीना अच्छा खाएं, जंक फूड ना खाएं, पेप्सी कोला जैसी चीजें डेफिनेटली ना पिएं। स्मोकिंग इज वेरी हार्मफुल फॉर बोन्स, स्मोकिंग ना करें। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके लिए। अभी तक हमारे साथ रहे हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवीण गोयल जी, जिन्होंने हमसे की बातचीत और उन्होंने कहा कि अगर आप हड्डी रोगों से दूर रहना चाहते हैं तो आपको एक स्वस्थ दिनचर्या अपनानी होगी और उसके लिए आपको अपनी दिनचर्या में रोजमर्रा के लिए एक्सरसाइज व्यायाम को शामिल करना पड़ेगा। जब भी आपको समय मिले आप थोड़ी एक्सरसाइज अवश्य किया करिए। अगर सुबह टाइम मिलता है तो आप थोड़ी देर के लिए ही सही पर मॉर्निंग वॉक पर अवश्य जाएं। खान पीन आपका अच्छा होना चाहिए, घर का खाना खाएं, जंक फूड कदापि न लें, कोल्ड ड्रिंक इत्यादि से भी आप परहेज करें। और साथ ही साथ सर ने एक बात और भी बताई कि आजकल जो युवा हैं और कई बार वयस्क लोग भी बॉडी बिल्डिंग जैसी चीजों को अपना लेते हैं और उसके बाद में अपने फ्रेंड से या इधर उधर से सुन के कोई भी पाउडर यूज कर लेते हैं। ये पाउडर बहुत हार्मफुल होते हैं। अगर आपको कुछ भी लेना है तो बिना किसी डॉक्टर की सलाह से आप कोई पाउडर इत्यादि न लें, क्योंकि आप नहीं जानते किस पाउडर में कौन सा घातक केमिकल मिला हो सकता है जो आपकी हड्डियों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसी ही और खबरों को देखने के लिए आप लोग देखते रहिए डीएनजी न्यूज। अपने साथी तरुण नागर के साथ मैं मीनाक्षी नागर, डीएनजी न्यूज के लिए। मथुरा का सबसे विश्वसनीय अस्पताल एवं पहला IVF टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर गोपी कृष्ण हॉस्पिटल, जहां संतान दंपत्ति भर सकते हैं अपनी सूनी गोद। हर मंगलवार को फ्री OPD सहित एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड में डिस्काउंट की सुविधा, कैशलेस उपचार सुविधा उपलब्ध, स्त्री रोग, बाल रोग, हड्डी रोग आदि का अनुभवी चिकित्सकों द्वारा मरीजों का उपचार संभव। हर प्रकार की जनरल सर्जरी एवं दूरबीन विधि से लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशन। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है सभी प्रकार की इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स का। जैसे कि यदि आपके बच्चे नहीं हो रहे हैं, सिंपल इलाज कराना हो, IUI, IVF, ICSI, एग डोनेशन, लैप्रोस्कोपी, इस तरीके सभी तरीके के इनफर्टिलिटी के जो इलाज है हमारे हॉस्पिटल में होते हैं। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल, जनरलगंज, GIC के सामने, मथुरा।